वेलकम टू द बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today, we are going to cover Supreme Court, Chapter 26, from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बनावट मतलब स्ट्रक्चर, उसकी शक्तियां यानी पावर्स और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस, इस पर गहराई से बात करेंगे। ये इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है और जाहिर है यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम यानी एक तरह से कहें तो एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली स्थापित की है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक हायरार्की है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं और उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स ही सेंटर और स्टेट दोनों के लॉज को इन्फोर्स करता है। ऐसा नहीं कि फेडरल लॉज के लिए अलग अदालतें हों और स्टेट लॉज के लिए अलग, जैसे कि यूएसए में होता है। राइट, ये एक की डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड बैकग्राउंड। चलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र कहाँ मिलता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स, इन सब से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। ओके, आर्टिकल 124 टू 147 पार्ट 5। हाँ, और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अच्छा, रिपब्लिक बनने के ठीक बाद। बिल्कुल। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उसकी जगह ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा व्यापक है। वो कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह भी ले ली, जो पहले अपील सुनने वाली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करती थी। तो इसका दायरा बढ़ गया। अंडरस्टूड। और इसका सीट मतलब मेन बेंच कहाँ है, और क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी इसके बेंचेस हो सकते हैं, रीजनल बेंचेस? कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की सीट घोषित करता है, लेकिन हाँ, आर्टिकल 130 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजेआई को ये अधिकार देता है कि वो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से, प्रेसिडेंट की मंजूरी से, हाँ, प्रेसिडेंट की मंजूरी से किसी और स्थान या स्थानों को भी सुप्रीम कोर्ट की सीट घोषित कर सकते हैं। तो रीजनल बेंचेस की पॉसिबिलिटी तो है, पर क्या ऐसा हुआ है कभी? पॉसिबिलिटी है, पर ये प्रोविजन ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं। और आज तक सीजेआई ने प्रेसिडेंट के अप्रूवल से दिल्ली के बाहर किसी और जगह को सुप्रीम कोर्ट की सीट डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि मांग उठती रहती है, स्पेशली साउथ इंडिया से। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और एक और बात, सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसीजर खुद तय करता है, लेकिन उसके लिए भी प्रेसिडेंट की मंजूरी जरूरी होती है। कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। ओके, अब कॉम्पोजिशन पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? शुरुआत में कितने थे? जब सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना था, तब इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और 7 अन्य जजेस थे, मतलब कुल 8। बस 8? आज के मुकाबले तो काफी कम है। तो क्या ये नंबर फिक्स है या ऐसे बदला जा सकता है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को जजेस की संख्या बढ़ाने का अधिकार दिया है। अच्छा, पार्लियामेंट तय करती है। हाँ, पार्लियामेंट कानून बनाकर जजेस की संख्या बढ़ा सकती है। जैसे 2009 में इसे बढ़ाकर 31 किया गया, 1 सीजेआई प्लस 30 जजेस। और फिर 2019 में इसे और बढ़ाकर 34 कर दिया गया, 1 सीजेआई प्लस 33 अन्य जजेस। तो करंटली सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है। ठीक है, 34 जजेस इंक्लूडिंग द सीजेआई। अब आते हैं अपॉइंटमेंट पर। ये टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है। सीजेआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? सीजेआई की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में सीजेआई की नियुक्ति के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया है। आर्टिकल 124 बस इतना कहता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऐसे जजेस से कंसल्टेशन के बाद, जिनसे वो जरूरी समझें, सीजेआई की नियुक्ति करेंगे। कंसल्टेशन, हाँ, मतलब सलाह। हाँ, सलाह। लेकिन यहाँ एक एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है,
एक परंपरा बन गई है। 1950 से 1973 तक तो यही होता था कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को ही सीजेआई अपॉइंट करते थे। सीनियर मोस्ट एज में या एक्सपीरियंस में? नहीं, एज में नहीं। यहाँ सीनियरिटी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर लेंथ ऑफ सर्विस से, जिसने सबसे ज्यादा समय सर्व किया हो। लेकिन आपने 1973 तक कहा, मतलब इस कन्वेंशन को तोड़ा भी गया। हाँ बिल्कुल, 2 बार इसका वायलेशन हुआ। पहली बार 1973 में, जब जस्टिस एएन रे को 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके सीजेआई बनाया गया था। ओ, कौन थे वो जजेस? जस्टिस जेएम शिलाट, केएस हेगडे और एएन ग्रोवर। और दूसरी बार 1977 में, जब जस्टिस एमएच बेग को उस समय के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एचआर खन्ना को सुपरसीड करके सीजेआई बनाया गया। ये तो काफी कंट्रोवर्शियल रहा होगा उस समय। हाँ बिल्कुल रहा। इन दोनों अपॉइंटमेंट्स पर काफी विवाद हुआ था, लेकिन फिर सेकंड जजेस केस आया 1993 में। हाँ, जजेस केसेस। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सीजेआई के पद पर सीनियर मोस्ट जज की ही नियुक्ति होनी चाहिए। तब से कमोबेश यही कन्वेंशन फॉलो हो रहा है। अंडरस्टूड। अब सीजेआई के अलावा बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अन्य जजेस की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के तहत। इसके लिए प्रेसिडेंट सीजेआई से और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स के अन्य जजेस से कंसल्ट करते हैं, जिनसे वो परामर्श करना जरूरी समझें। सीजेआई से कंसल्टेशन कंपलसरी है? हाँ, सीजेआई के साथ कंसल्टेशन मैंडेटरी है। और यहीं पर वो फेमस कोलिजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है ना? ये कंसल्टेशन शब्द का मतलब कैसे इवॉल्व हुआ, ये बहुत क्रूशल लगता है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं। यही वो एरिया है जहां जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने पूरी प्रोसेस को शेप किया है। कंसल्टेशन शब्द के मीनिंग को लेकर 3 लैंडमार्क केसेस हुए हैं, जिन्हें हम जजेस केसेस कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केसेस। हाँ, फर्स्ट जजेस केस 1981 में कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस यानी सहमति नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट सीजेआई की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे एक तरह से एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी मिल गई। ओके, तो सरकार का पलड़ा भारी रहा, कह सकते हैं। लेकिन सेकंड जजेस केस 1993 में कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया। हाँ, और कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस ही है, यानी सीजेआई की सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी। लेकिन सीजेआई ये सलाह अकेले नहीं देंगे, बल्कि अपने 2 सीनियर मोस्ट कॉलीग से कंसल्ट करने के बाद देंगे। यहीं से इफेक्टिवली कोलेजियम सिस्टम की फाउंडेशन पड़ी और प्राइमेसी जुडिशरी को मिली। अच्छा, तो 1993 से कोलेजियम बना। फिर थर्ड जजेस केस 1998 में कोर्ट ने कंसल्टेशन प्रोसेस को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया। अब सीजेआई को अकेले नहीं, बल्कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलेजियम से कंसल्ट करना होगा। 2 से 4 हो गए। हाँ, और ये भी कहा कि अगर इन 4 में से 2 जजेस भी किसी नाम पर एडवर्स ओपिनियन देते हैं, तो सीजेआई उस नाम की सिफारिश सरकार को नहीं भेजेंगे। और अगर सीजेआई बिना इस कंसल्टेशन प्रोसेस की सिफारिश भेजते हैं, तो वो सरकार पर बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये इवोल्यूशन था। फर्स्ट केस में एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, सेकंड में जुडिशरी प्राइमेसी विद कोलिजियम CJI+2 और थर्ड में कोलिजियम एक्सपैंडेड CJI+4 और प्रोसेस सॉलिडिफाइड। बिल्कुल सही समरी है। लेकिन कोलिजियम सिस्टम पर ही तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठते रहे। फिर वो NJAC का क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। कोलिजियम सिस्टम पर ओपेसिटी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के आरोप लगते रहे। इसी बैकग्राउंड में 2014 में पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और NJAC एक्ट पास किया। NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन? करेक्ट। ये एक प्रपोज्ड बॉडी थी जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स शामिल होते और ये जजेस की नियुक्ति की सिफारिश करती, बेसिकली कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। पर वो लागू तो नहीं हुआ? नहीं। 2015 में 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट और NJAC एक्ट दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। अच्छा, किस आधार पर? कोर्ट का कहना था कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का उल्लंघन करता है, जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
कोर्ट को लगा कि एनजेएससी से नियुक्ति प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव का दखल बढ़ जाएगा, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। तो वापस कोलिजियम सिस्टम? हाँ, तो करंटली जजेस की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम एज डिफाइंड इन सेकंड एंड थर्ड जजेस केसेस के जरिए ही होती है। क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस काफी डिटेल में समझ आ गया। अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एससी जज बनने के लिए पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और साथ में इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो वो कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, या एक के बाद एक हाई कोर्ट्स में मिलाकर 5 साल। ओके, 5 years एज अ हाई कोर्ट जज। या फिर वो कम से कम 10 साल किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों, या एक के बाद एक हाई कोर्ट्स में मिलाकर 10 साल। 10 years एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट। या तीसरा, वो प्रेसिडेंट की राय में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, मतलब प्रख्यात विधिवेत्ता। इंटरेस्टिंग। ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली कैटेगरी से कभी कोई अपॉइंटमेंट हुई है? थ्योरेटिकली पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन आज तक किसी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को सीधे सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट नहीं किया गया है। यूजुअली अपॉइंटमेंट्स पहली 2 कैटेगरीज से ही होती हैं। और क्या कोई मिनिमम एज है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट है रिटायरमेंट की, वो 65 इयर्स है। ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है? ओथ? सुप्रीम कोर्ट के जज को पद संभालने से पहले प्रेसिडेंट या उनके द्वारा इस काम के लिए अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। शपथ में क्या होता है? शपथ में संविधान के प्रति ट्रू फेथ एंड अलीजेंस, भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को बनाए रखना, पद के ड्यूटीज का फेथफुली निर्वहन करना और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को अपहोल्ड करना शामिल है। ये सब कमिटमेंट्स होते हैं। राइट। अब सैलरीज और अलाउंसेस का क्या सिस्टम है? जजेस की सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव और पेंशन, ये सब पार्लियामेंट द्वारा तय किए जाते हैं। पार्लियामेंट तय करती है? हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंटली इन्हें जज के डिसएडवांटेज में उनकी नियुक्ति के बाद बदला नहीं जा सकता। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के दौरान। ये इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI पर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मतलब इन पर पार्लियामेंट में वोट नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन हो सकता है। ये भी जजेस के इंडिपेंडेंस इंश्योर करने का एक तरीका है, ताकि उनकी सैलरीज पॉलिटिकल वोटिंग पर डिपेंड न करें। टेन्योर एंड रिमूवल। टेन्योर की बात करते हैं। जजेस का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं बताया गया है। अच्छा, फिक्स टेन्योर नहीं है? नहीं, बस रिटायरमेंट एज बताई गई है जो 65 इयर्स है। जज चाहें तो 65 साल से पहले प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन लिखकर पद छोड़ सकते हैं। और क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? रिमूवल का प्रोसेस क्या है? सुना है ये काफी मुश्किल है। हाँ, हटाया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत रिगरस है ताकि उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। उन्हें प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा हटाया जाता है। प्रेसिडेंट हटाते हैं? हाँ, प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करते हैं, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, उसी सेशन में ऐसा करने के लिए एक एड्रेस पास करें। एड्रेस मतलब एक प्रस्ताव? हाँ, एक तरह का प्रस्ताव या समावेदन। और इस एड्रेस को हर हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी? ये क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन की टोटल मेंबरशिप का बहुमत, मेजॉरिटी, और सदन में प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का कम से कम 2/3 बहुमत। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। काफी कठिन मेजॉरिटी है ये। हाँ, बिल्कुल। और रिमूवल के ग्राउंड्स क्या हैं? किस आधार पे हटाया जा सकता है? सिर्फ 2 ग्राउंड्स हैं। 1 प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, और 2 इनकैपेसिटी, अक्षमता। और ये साबित कैसे होता है? इसकी पूरी प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है। संक्षेप में, रिमूवल मोशन किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। लोकसभा में 100 मेंबर्स या राज्यसभा में 50 मेंबर्स के सिग्नेचर्स चाहिए। अच्छा, इनिशिएशन के लिए भी नंबर्स चाहिए? हाँ, फिर स्पीकर या चेयरमैन मोशन को एडमिट या रिफ्यूज कर सकते हैं। एडमिट होने पर एक 3 मेंबर कमेटी बनती है जांच के लिए। कमेटी में कौन होता है? इसमें यूजुअली CJI या SC के कोई जज,
किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। ओके। अगर कमिटी जज को गिल्टी पाती है तो मोशन पर हाउस में डिस्कशन होता है, फिर उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट को एड्रेस भेजा जाता है और तब प्रेसिडेंट रिमूवल का ऑर्डर जारी करते हैं। ये प्रक्रिया तो वाकई बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है। क्या इतिहास में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया गया है इस प्रोसेस से? नहीं, आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को इम्पीच नहीं किया गया है। इस प्रोसेस को अक्सर इम्पीचमेंट कह देते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है। अच्छा, कभी नहीं हुआ? एक मामला जरूर हुआ था, जस्टिस वी रामास्वामी 1991-1993 का। जांच कमेटी ने उन्हें गिल्टी पाया था, लेकिन मोशन लोकसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो टेक्निकली रिमूव नहीं हुए एक्टिंग, एड हॉक एंड रिटायर्ड जजेस। टेन्योर और रिमूवल तो समझ आ गया। अब कुछ स्पेशल टाइप्स के जजेस भी होते हैं, जैसे एक्टिंग सीजेआई। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी 3 सिचुएशंस का जिक्र है। पहला है एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 126 के तहत जब सीजेआई का पद वेकेंट हो या सीजेआई टेम्पररीली एब्सेंट हो या अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में अनेबल हो, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को एक्टिंग सीजेआई अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, टेम्परेरी अरेंजमेंट। हाँ, दूसरा है एड हॉक जज। आर्टिकल 127। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग्स होल्ड करने के लिए परमानेंट जजेस का क्वारम पूरा न हो रहा हो, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जजेस। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर अ हियरिंग, अगर वो पूरा न हो तो सीजेआई प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट से और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद किसी हाई कोर्ट के जज को टेम्पररी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन उस हाई कोर्ट जज में एससी जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये शर्त है। और एड हॉक जज को एससी जज के सारे ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं उस दौरान। ठीक है। और तीसरा है रिटायर्ड जज। आर्टिकल 128। सीजेआई किसी भी समय प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से और संबंधित रिटायर्ड जज की सहमति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे और कार्य करें। ये क्यों किया जाता है? ये आमतौर पर पेंडिंग केसेस के बैकलॉग को कम करने के लिए किया जा सकता है। उन्हें प्रेसिडेंट्स द्वारा तय अलाउंसेस मिलते हैं और एससी जज की पावर्स होती हैं, लेकिन फॉर्मल सेंस में उन्हें एससी का जज नहीं माना जाता। अंडरस्टूड। तो ये टेम्पररी या स्पेसिफिक नीड्स के लिए व्यवस्थाएं हैं। ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, इसका ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स। ये काफी वाइड है। शुरुआत करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से। इसका क्या मतलब है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कुछ केसेस की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है, बिना किसी निचली अदालत से अपील के आए। अच्छा, फर्स्ट इंस्टेंस में ही एससी सुनेगा? हाँ, ये मेनली फेडरल डिस्प्यूट्स पर लागू होता है, जैसे सेंटर और एक या अधिक स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट, या सेंटर और कोई स्टेट एक तरफ हो और एक या अधिक अन्य स्टेट्स दूसरी तरफ, या फिर 2 या अधिक स्टेट्स के बीच आपस में डिस्प्यूट हो। ओके, सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। हाँ, और इन फेडरल डिस्प्यूट्स के मामले में एससी का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ ओरिजिनल ही नहीं, एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव मतलब ऐसे डिस्प्यूट्स केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, कोई और कोर्ट नहीं। हाई कोर्ट भी नहीं। अच्छा, पर क्या हर तरह का सेंटर स्टेट डिस्प्यूट इसमें आएगा? नहीं, 2 शर्तें हैं। पहली, डिस्प्यूट में लॉ या फैक्ट का ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व होना चाहिए जिस पर किसी लीगल राइट का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता हो, मतलब प्योरली पॉलिटिकल नेचर के सवाल नहीं। लीगल राइट का सवाल हो। हाँ। और दूसरी, कोई प्राइवेट सिटीजन अगर सेंटर या स्टेट के खिलाफ मुकदमा लाता है तो वो इस ज्यूरिसडिक्शन के तहत नहीं आएगा। ठीक है। क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होता? हाँ, कुछ मामले हैं जो एससी की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखे गए हैं, जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, अग्रीमेंट वगैरह से उत्पन्न विवाद। कुछ ट्रीटीज में एक्सप्लिसिटली एससी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सक्लूड किया गया हो। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, जिनके लिए अलग ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। हाँ, वाटर ट्रिब्यूनल्स। एग्जैक्टली। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मामले, सेंटर और स्टेट्स के बीच कुछ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स जैसे एक्सपेंसेस, पेंशन से जुड़े विवाद, सेंटर और स्टेट्स के बीच नॉर्मल कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट्स, ये किसी स्टेट द्वारा सेंटर के खिलाफ डैमेजेस की रिकवरी का मामला,
ये सब एक्सेप्शंस हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की, आर्टिकल 32। हाँ, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स जारी करने की पावर देता है। कौन कौन सी रिट्स हैं? 5 तरह की रिट्स है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शिरारी और को वारंटो। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हुआ, क्योंकि सीधे एससी जा सकते हैं। हाँ, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कोई भी अग्रीव्ड पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को भी रिट्स जारी करने की पावर है। बल्कि हाई कोर्ट्स का रिट्स जुरिस्डिक्शन कुछ मायनों में एससी से भी वाइडर है। वाइडर कैसे? क्योंकि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के अलावा अन्य उद्देश्यों फॉर एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही रिट्स जारी करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। अब अपीलेट जुरिस्डिक्शन पर आते हैं, यानी अपील सुनने की शक्ति। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भारत की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ये निचली अदालतों, मेनली हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स के खिलाफ अपील सुनता है। ये अपील्स 4 कैटेगरीज में आती हैं। कौन सी 4? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे कि केस में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। ओके, संविधान की व्याख्या का सवाल। दूसरा, सिविल मैटर्स। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि केस में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है और हाई कोर्ट की ओपिनियन में उस क्वेश्चन का डिसीजन एससी द्वारा किया जाना नेसेसरी है। पहले इसमें मॉनेटरी लिमिट होती थी, पर 30th अमेंडमेंट एक्ट 1972 ने वो हटा दी। ठीक है। तीसरा, क्रिमिनल मैटर्स। इसमें अपील के 2 रास्ते हैं। विदाउट हाई कोर्ट सर्टिफिकेट, अगर हाई कोर्ट ने अपील में किसी अक्यूज्ड के एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स करके उसे डेथ सेंटेंस दी हो, या हाई कोर्ट ने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस विड्रॉ करके अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस दी हो। इन 2 केसेस में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ। और विथ हाई कोर्ट सर्टिफिकेट, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि केस एससी द्वारा सुने जाने के लिए फिट है, मतलब फिट फॉर अपील। और चौथी कैटेगरी? चौथी और बहुत स्पेशल है, अपील बाय स्पेशल लीव, आर्टिकल 136। ये एससी की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और डिस्क्रेशनरी पावर है। डिस्क्रेशनरी मतलब? एससी की मर्जी पर। बिल्कुल। एससी अपनी मर्जी से इंडिया के किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल, मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल को छोड़कर कि किसी भी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस या ऑर्डर, चाहे फाइनल हो या इंटरलॉक्यूटरी, के खिलाफ अपील की परमिशन यानी लीव टू अपील दे सकता है। किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल से। ये तो बहुत वाइड पावर है। हाँ, बहुत वाइड है। ये किसी भी मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर एक्सेट्रा से रिलेटेड हो सकता है। इसे अधिकार के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह एससी के डिस्क्रेशन पर है। वाओ। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 क्या है? क्या प्रेसिडेंट सलाह मांग सकते हैं एससी से? हाँ, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को 2 सिचुएशंस में एससी से ओपिनियन मतलब सलाह मांगने का अधिकार देता है। कौन सी 2 सिचुएशंस? पहली, अगर लॉ या फैक्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन उठ गया है या उठने की संभावना है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। इस केस में एससी अपनी राय दे भी सकता है और देने से मना भी कर सकता है। अच्छा, मना भी कर सकता है। हाँ। दूसरी सिचुएशन है किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद वगैरह से उत्पन्न कोई डिस्प्यूट। इस मामले में एससी को अपनी राय देना ऑब्लिगेटरी है, मतलब अनिवार्य है। और क्या ये सलाह बाइंडिंग होती है सरकार पर? नहीं। इंपॉर्टेंटली, दोनों ही केसेस में एससी द्वारा दी गई राय सिर्फ सलाह होती है, एडवाइजरी होती है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं। ये सरकार पर बाइंडिंग नहीं होती। ओके। एससी को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, आर्टिकल 129 एससी को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। इसके 2 इम्प्लीकेशंस हैं। क्या है वो? पहला, एससी के जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स और एक्ट्स परमानेंट रिकॉर्ड और टेस्टिमनी के तौर पर रखे जाते हैं। इनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है और इन्हें किसी भी अदालत में पेश किए जाने पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये लीगल प्रेसिडेंस यानी कानूनी मिसाल बन जाते हैं। और दूसरा इम्प्लीकेशन? दूसरा, इसे अपनी अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की पावर है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये क्या होता है? ये सिविल या क्रिमिनल हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब जानबूझकर कोर्ट के जजमेंट, ऑर्डर, रिट वगैरह की डिसोबीडियंस करना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रेजुडिस करना या इंटरफियर करना, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में किसी और तरह से इंटरफियर या ऑब्स्ट्रक्ट करना। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइन किया गया है। हालांकि इनोसेंट पब्लिकेशन, फेयर रिपोर्टिंग या फेयर क्रिटिसिज्म कंटेम्प्ट नहीं माना जाता। ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, ये तो बहुत ही फंडामेंटल है। बिल्कुल। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति एससी के सबसे क्रूशल पावर्स में से एक है। इसके तहत एससी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, कानूनों और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, आदेशों के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच कर सकता है। मतलब ये देख सकता है कि वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं। एग्जैक्टली। अगर जांच में कोई लॉ या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन करता पाया जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, तो एससी उसे इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित कर सकता है। इस पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारी पावर्स मिलाकर एससी को कितना पावरफुल बनाती हैं? इनके अलावा और कौन सी अन्य शक्तियां हैं? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो एससी के पास कई और इम्पॉर्टेंट पावर्स भी हैं जो इसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सेंट्रल रोल देती हैं। जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स का निपटारा करना। इस मामले में एससी का जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल है। फाइनल मतलब इसके आगे अपील नहीं। हाँ। फिर यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के कंडक्ट की जांच करना, अगर प्रेसिडेंट ऐसा मामला भेजें। इस मामले में एससी की सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग? अच्छा, हाँ। एससी के पास अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर भी है, आर्टिकल 137। ये हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस को विड्रॉ करके खुद डिसाइड कर सकता है या एक एचसी से दूसरे एचसी में ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, केस ट्रांसफर भी कर सकता है? हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट भारत के सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। इसके डिक्रीज और ऑर्डर्स पूरे देश में इन्फोर्सेबल हैं। इसे सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस की पावर है। और पार्लियामेंट इसकी पावर्स कम कर सकती है? नहीं। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के संबंध में एससी के जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स को एनलार्ज तो कर सकती है, पर कर्टेल यानी कम नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इतने सारे महत्वपूर्ण काम करने के लिए, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एससी की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल फंक्शनिंग सुनिश्चित करने के लिए कई रोबस्ट प्रोविजंस किए हैं। क्या है वो प्रोविजंस? पहला तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, जैसा हमने कोलिजियम सिस्टम में देखा, जिसमें एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट रोल लिमिटेड है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। तीसरा, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह नियुक्ति के बाद उनके डिसएडवांटेज में नहीं बदले जा सकते, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। चौथा, एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, सैलरी भत्ते सीएफआई पर चार्ज्ड होते हैं, नॉन वोटेबल। पांचवा, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जजेस के कंडक्ट और डिस्कशन नहीं हो सकता सिवाय रिमूवल मोशन के समय। ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसी जजेस रिटायरमेंट के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये इंश्योर करता है कि वो फ्यूचर फेवर्स के लिए इन्फ्लुएंस्ड ना हो। सातवां, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये कोर्ट्स को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाता है। अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। हाँ। आठवां, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, एससी अपना स्टाफ खुद अपॉइंट कर सकता है, सीजेआई उनकी सर्विस कंडीशंस तय करते हैं। नौवां, जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, पार्लियामेंट जुरिस्डिक्शन कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकते हैं। और 10वां, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि स्टेट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखने के लिए स्टेप्स लेगा। तो ये सारे सेफगार्ड्स मिलकर सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को मजबूती से स्थापित करते हैं।
प्रोवोकेटिव थॉट। बिल्कुल। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दो। हमने देखा कि कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका की स्वतंत्रता इंश्योर करने का एक मैकेनिज्म है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए। लेकिन इसी सिस्टम पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन करने के बाद भी ये डिबेट खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये बहस तो चलती रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि फ्यूचर में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक राइट बैलेंस कैसे अचीव किया जा सकता है? क्या कोई मिडिल पाथ हो सकता है? इस पर विचार करना जरूरी है। आउटरो, ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी नोट्स के साथ। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी, कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।